एक छोटा सा सेक्शन जो कि पहले मॉड्यूल में नहीं हुआ करता था बट उसको इंट्रोड्यूस किया गया आपके नए मॉड्यूल के अंदर। हाउएवर सेक्शन पुराना है, इसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। जस्ट ये पहले आपके मॉड्यूल में कवर नहीं कराया जाता था बट अब कराने लगे हैं, तो हमने भी उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया आपके लेक्चर्स के अंदर। सेक्शन नंबर 13 बहुत ही बेसिक सेक्शन है, कुछ खास डिटेल्ड बातें इसके अंदर हैं नहीं। सेक्शन नंबर 30 क्या बताता है? बताता है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में। मतलब कि जब कभी भी आप अपने किसी भी प्रोस्पेक्टस को, भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो ये कह रहा है किसी भी प्रोस्पेक्टस को जब आप एडवर्टाइज करने जाओगे, जब उसकी एडवर्टीजमेंट करोगे, चाहे किसी भी मैनर में, किसी भी प्रोस्पेक्टस की आप एडवर्टीजमेंट करो किसी भी मैनर में, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको कुछ कंटेंट्स बता रहा है सेक्शन नंबर 30, जो कि आपको मेंशन करके चलना पड़ेगा उस एडवर्टीजमेंट के अंदर। मतलब कि ये बातें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी मैंडेटरली हर एडवर्टीजमेंट के अंदर जो कि आप प्रोस्पेक्टस का करने जाओगे, किसी भी प्रोस्पेक्टस का। हम वैरायटीज अभी देखेंगे कि कितने कितने टाइप्स के हमारे प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको एडवर्टीजमेंट में मेंशन करना ही पड़ेगा? तो पहला कह रहा है आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। अगर आपने देखे होंगे आज के टाइम पे भी कि जब भी कोई एप्लीकेशंस वगैरह इशू होती है, जब भी कोई हमारे सिक्योरिटीज वगैरह इशू होने जा रहे होते हैं, तो उसका पर्पस लिखा होता है कि क्या ऑब्जेक्ट है इस शेयर्स को इशू करने का, क्यों किया जा रहा है, पैसा आएगा तो उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, कंपनी करना क्या चाहती है, ये बात आपको बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही में आपको बताना पड़ेगा कि क्या लाइबिलिटी है मेंबर की और कितना शेयर कैपिटल का अमाउंट रहने वाला है। मतलब कि इन शॉर्ट आपको बताना पड़ेगा शेयर कैपिटल कितने अमाउंट का है, और क्योंकि जो ये शेयर सब्सक्राइब करेंगे वो आपके मेंबर्स बनने वाले हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी क्या लाइबिलिटीज होती हैं या क्या लाइबिलिटीज रहने वाली हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे मेंशन करके चलनी है। नेक्स्ट आता है आपका कि जो ये मेमोरेंडम है, जो ये प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है, इसके सिग्नेटरीज कौन है, उसके नाम आपको बताने हैं, और साथ ही में बताना है कि इन सिग्नेटरीज ने कितने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं ऑलरेडी, ये इंफॉर्मेशन भी देनी है। एंड एट लास्ट आपको बताना पड़ेगा कि जो आपकी कंपनी है जिसके आप शेयर्स इशू करने जा रहे हो, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि कितने टाइप के शेयर्स है उसके पास, इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। इक्विटी शेयर्स में से कितने फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, कितने उसके अंदर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, क्या उनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है। मतलब इन डिटेल आपको उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बता के चलना है इस मेमोरेंडम के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग, बेसिक सेक्शन, सेक्शन नंबर 30, जो कहता है कि जब भी प्रोस्पेक्टस को आप इशू करने जाओगे तो उसकी आप एडवर्टीजमेंट करोगे, और उस एडवर्टीजमेंट में आपको ये मिनिमम बातें हैं जो आपको स्पेसिफाई करके चलनी है। आप चाहो कि इसके अलावा और कुछ बताना चाहते हो, इन 5 बातों के अलावा कुछ और भी बताना चाहते हो तो आप बचा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिस इज द मिनिमम विच यू हैव टू स्पेसिफाई इन द एडवर्टीजमेंट। ओके, चलिए जी, तो कंटिन्यू करते हैं। अब आगे वाले सेक्शंस को आप कंटिन्यू करिए इसी के साथ। दिस इज द न्यू थिंग विच आई इनकॉर्पोरेटेड हियर। हाँ जी दोस्तों, तो ये है हमारा कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जो कि बात करता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के ऊपर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर। एंड नंबर 3 इज एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस बेसिकली यहाँ का पार्ट नहीं है, ये हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में कवर होगा, जो आपका पहला सेक्शन था जिसमें आपने इसको पढ़ा था कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। बट कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे जोड़ के एक्सप्लेन एक बार किया गया है। क्या बात कर रहा है? सेल्फ, रेड हेरिंग एंड एवरेज के बारे में। तो एक बार मैं थोड़ा सा तीनों के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर इसको देख के चलेंगे कि हमारे कंटेंट में, सिलेबस में बेसिकली क्या चीजें इसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है? तो शेल्फ का मतलब क्या होता है? लाइफ पीरियड, ठीक है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है कि सपोज करो कोई कंपनी ऐसी है जिसको कि बार बार शेयर्स कुछ कुछ महीनों में ही इशू करने होते हैं। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा कि जब भी आप पब्लिक को शेयर इशू करने जाओगे, मतलब फंड रेज करने जाओगे, तो आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी है कि जितनी बार हम शेयर इशू करेंगे उतनी बार फाइल करेंगे, और अगर सपोज करें हमें एक साल में 10 बार इशू करना है तो 10 बार फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो इस चीज को रिलीफ देने के लिए, जनरली ये पहले हुआ करता था फाइनेंशियल कंपनी के लिए, बट फिलहाल यहाँ पे अभी कुछ ऐसा नहीं है। पुराने एक्ट में ऐसा था, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो बार बार इस काम को करती हैं उनको सिर्फ मिलता था सेल्फ प्रोस्पेक्टस का फायदा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे सभी के लिए है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि मल्टीपल टाइम में शेयर्स इशू करना चाहती है, 1 और मोर सब्सिक्वेंट टाइम्स, तो इन दैट केस वो क्या कर सकती है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। क्या फायदा मिलेगा इससे कि एक बार इन्होंने अपने रजिस्ट्रार को एक बार फाइल कर दिया प्रोस्पेक्टस, तो वो वैलिड रहेगा आपका 1 साल तक। मतलब कि 1 साल तक अगर आपको बार बार शेयर इशू करने हैं तो बार बार आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है।
बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक फाइलिंग करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम की। अब ये क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी मेजर चेंजेस आता है, मेजर चेंजेस का मतलब कि कोई आपका कोई डेट रेज हो गया या कोई आपके एसेट्स के अंदर कोई मूवमेंट आई है या फिर सपोज करो कोई मर्जर एक्विजिशन वगैरह टाइप की कोई चीज हो गई है, कुछ भी इस टाइप की आपके फाइनेंशियल्स में चेंजेस हुए हैं या कोई चार्ज वगैरह एग्जिस्ट कर गए, मतलब एंटरटेन हुए, तो इस टाइप की कोई भी मूवमेंट हुई है आपकी कंपनी के अंदर, तो उसके लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करना कि भैया ये सारी चेंजेस हैं जो कि पहले वाले प्रोस्पेक्टस में नहीं थे, अब इनमें ये बदलाव आ गए हैं, तो इसको कंसीडर किया जाए। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको फाइल करना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी चेंज। अगर कोई चेंज ही नहीं होता तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी एक प्रोस्पेक्टस के जरिए मल्टीपल टाइम शेयर्स को इश्यू कर सकते हो, सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकते हो। तो ये बात करता है मोटा मोटा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो कि डील किया जाता है सेक्शन नंबर 31 के अंदर। अगली बात आती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो ये प्रोस्पेक्टस वो है जिसको यूज किया जाता है बुक बिल्डिंग के लिए। बुक बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि जब शेयर्स को हमें इश्यू करना है और हमें उसका एक्चुअल में प्राइस क्या रखे, इसमें हमें कंफ्यूजन है कि प्राइस का क्या रखा जाए, भैया मार्केट क्या देने को इसका तैयार है, अपने को नहीं पता, हमारी कंपनी की मार्केट मतलब मार्केट वैल्यू क्या किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाए हमको नहीं पता। इसको कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जहां पर हम एक प्राइस रेंज दे देते हैं। मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे कि सपोज करो मुझे 1000 करोड़ रुपए मार्केट से लेने हैं, ठीक है, कितने शेयर्स इशू करेंगे नहीं बता रहे, कितने का प्राइस रखेंगे नहीं बता रहे, एक प्राइस रेंज दे दिया कि भैया मिनिमम शेयर्स जो होगा वो सपोज करो आपको 100 रुपए का होगा और मैक्सिमम जो होगा वो होगा 180 रुपए का। अब पब्लिक बोली लगाएगी, पब्लिक बिडिंग करेगी कि जी हम आपके शेयर्स जो है, एक शेयर आपका 120 का खरीदने को तैयार है, कोई बोलेगा 150 का, कोई बोलेगा 180 का, कोई हो सकता है बोलेगा 100 का। फिर हम जब सबके एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएंगे तब हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कि मेजॉरिटी लोग कितने प्राइस टैग पे खरीदने को तैयार है। जो जितने के हम एक पे डिसाइड करेंगे एक रेट, सपोज करो हमने डिसाइड किया 150, किसी ने 100 की एप्लीकेशन दी होगी तो उसको 50 और देना पड़ेगा, किसी ने 180 दे दिया होगा तो उसका 30 रुपीज आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपको रिफंड करना पड़ सकता है। तो आप एक रेट बाद में तय करते हो, पहले आप सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो जिसमें आप कंपनी के पूरे इरादे बताते हो, किस तरीके से कंपनी काम करती है, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए इन्वेस्टर को लुभाने के लिए वो सारे आप चीजें दे देते हो। रेड हेरिंग का मतलब ये होता है बेसिकली इन्वेस्टर को लुभाना अपनी कंपनी के लिए और एक्चुअल में उसको पोजीशन नहीं बताने की कितने के शेयर्स होने वाले हैं और कितने शेयर्स होने वाले हैं। मतलब कि क्वांटम और प्राइस को हम प्रोस्पेक्टस में नहीं डालते, बाकी सारा प्रोस्पेक्टस एज इट इज चलता है जो कि एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है। तो वैसे प्रोस्पेक्टस को कहा जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अच्छा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद जब आपके पास एक्चुअल में पैसा आ गया, आपने तब तय कर दिया कि भैया कितने का शेयर है, कितना कुछ है, सब कुछ, उसके बाद आपको एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस, फाइनल प्रोस्पेक्टस और फाइल करना होगा रजिस्ट्रार को, जिसके अंदर आप फिर फाइनल इंफॉर्मेशन देते हो कि भैया हमने इतने शेयर्स मतलब इतना कैपिटल सब्सक्राइब किया है, इतने इतने के शेयर्स अलॉट किए हैं, इतना उसकी क्वांटिटी वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन के साथ एक दोबारा से फाइलिंग की जाएगी प्रोस्पेक्टस की, जो कि फाइनल प्रोस्पेक्टस आपका कहलाएगा, ठीक है। लास्ट आता है आपका एवरेज प्रोस्पेक्टस, जो कि बात करता है बेसिकली किस चीज की, समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस की। मतलब कि कहीं ना कहीं ये समरी है कि जो एक फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है वो काफी लंबा चौड़ा होता है, उसको समराइज्ड करके एक प्रोस्पेक्टस तैयार करना, जिससे कि जो इन्वेस्टर है उसको वो शॉर्ट में अपना क्रक्स निकाल सके, अपने डिसीजन को ले सके। हो सकता है इन्वेस्टर पे इतना टाइम ना हो कि वो आपके सारे दस्तावेजों को पढ़े, हो सकता है सारी चीजें उसके लिए मटेरियल ना भी हो, तो उसको समराइज करके एक जगह पेश करना, कहने का मतलब है कि 500 पन्नों को 50 पेज में कंप्रेस करते हुए सामने वाले के सामने रख देना, ताकि वो इसको इजिली आइडेंटिफाई करके अपने डिसीजन ले सके। तो वैसे प्रोस्पेक्टस को कहा जाता है एवरेज प्रोस्पेक्टस, जिसको कि आपको हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में इशू करना अनिवार्य होता है। मतलब कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपके होंगे जिससे कि वो अप्लाई करेगा आपका सब्सक्राइबर पब्लिक, उसको साथ में क्या देना जरूरी है आपको, एवरेज प्रोस्पेक्टस, जो कि उसको एक समराइज इंफॉर्मेशन देगा आपकी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल 3 प्रोस्पेक्टस। अब इसी को देख लेते हैं फटाफट कि हमारे मॉड्यूल में किस तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये वही कह रहा है कि आप इमेजिन करके देखो कि किसी को बहुत बार इशू करना और बहुत बार कुछ फाइल करना पड़ेगा अपना प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को, तो वो थोड़ा सा उसके लिए टफ हो जाता है और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इस केस में कहा जाता है कि एक प्रोस्पेक्टस जिसको कि आप एक शेल्फ लाइफ मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू कर सकते हो, तो उस जगह पे आपका आता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस का जन्म होता है। और इसमें कहा गया है कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप उसको सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करोगे अलोंग विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो प्रोस्पेक्टस है? क्या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है क्या वो प्रोस्पेक्टस है? तो बिल्कुल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जा रहा है जिससे कि पब्लिक से पैसा लिया जा सके, तो वो सारे डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार के हो वो प्रोस्पेक्टस ही माने जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी क्या है, एक प्रकार का प्रोस्पेक्टस है जो कि काम करता है अलोंग विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। चलिए, फिर ये तो इसने थोड़ा समराइज किया शेल्फ को, फिर आगे बताया बुक बिल्डिंग वगैरह के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को ऐसे जानते हैं कि जिसके अंदर ना ही सिक्योरिटीज कितनी होंगी ये लिखा होता है, ना ही प्राइस क्या होगा ये लिखा होता है, तो वैसे सिक्योरिटीज को हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इन शॉर्ट। सेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर
इश्यूज ओवर अ सर्टेन पीरियड, मतलब एक इशू करना है उसके लिए भी हम खास करते हैं, और एक से ज्यादा भी करना है लेकिन ओवर अ सर्टेन पीरियड इज मैक्सिमम 1 ईयर। सपोज करो 6 महीने के लिए हमने फाइल किया तो 6 महीने में भी चलेगा, मेरे को 2 बार उसके अंदर शेयर इशू करना है, मैंने 6 महीने के लिए एक प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, वो शेल प्रोस्पेक्टस उस जगह पे काम कर जाएगा। क्या कह रहा है कि आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। ऑब्वियस सी बात है कि आपको शेल प्रोस्पेक्टस अगर इशू करना है तो आपको फाइल करना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को। कब, जब आप फर्स्ट ऑफर करोगे उसके लिए भी आपका शेल प्रोस्पेक्टस काम करेगा, और आपका सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर भी जो होंगे उसके लिए भी आपका शेल प्रोस्पेक्टस काम करेगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी होगी वो कितनी होती है, 1 साल की, 1 ईयर की। आपको ऑब्वियस सी बात है कि कोई और प्रोस्पेक्टस फर्दर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती अगर आपने शेल प्रोस्पेक्टस फाइल कर रखा है और उसकी वैलिडिटी के अंदर ही आप ऑफर कर रहे हो, सब्सिक्वेंट ऑफर कर रहे हो, तो उस केस में कोई जरूरत नहीं होती है। फिर क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको फाइल करना पड़ेगा अलोंग विद शेल प्रोस्पेक्टस। कब फाइल करना पड़ेगा, जब कोई मटेरियल फैक्ट या कोई मटेरियल चेंज आता है, जैसे कि कहते हैं न्यू चार्ज क्रिएट हो जाना या फाइनेंशियल पोजीशन में किसी भी प्रकार का उलटफेर होना, ऊपर नीचे होना, जो मैंने बताया आपको मर्जर एक्विजिशन टाइप की कोई चीज हो गई, या कोई एसेट्स था आपका, मटेरियल इंपैक्ट का एसेट्स था जो आपका सेल या परचेज किया गया है, इस टाइप की कोई भी मेजर मटेरियल सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं आपके फाइनेंशियल्स के अंदर, तो उसको आपको अलग से फाइल करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ऑब्वियसली बात है, कब फाइल करोगे, अपना सब्सिक्वेंट इशू, सब्सिक्वेंट ऑफर से पहले। मतलब फर्स्ट ऑफर था, फर्स्ट ऑफर में आपने उसके बेस पे मनी रेज कर लिया, सेकंड ऑफर करने जा रहे हो उससे पहले आपके वो कुछ चेंजेस हो गए, तो वो चेंजेस आपको पहले फाइल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप सेकंड ऑफर कर सकते हो। ठीक है। फिर ये कहता है कि सपोज करो ऐसा हुआ कि आपको किसी एप्लीकेंट ने एडवांस में पैसे दे दिए, वो चेंजेस हो गए थे, उसकी फाइलिंग आपने नहीं की थी, आपके पास एडवांस में पैसे आ गए, लेटर ऑन आपको पता लगता है कि भैया मेरे को ये फाइल करना है। तो जब आप लेटर ऑन इसको फाइल करोगे तो जो आपका वो एप्लीकेंट है जिसने आपको एडवांस में पैसे दे दिए थे, उसको आपको मौका देना पड़ेगा। किस बात का मौका, कि उसको आप फिर सारी सच्चाई बताओगे कि भैया ये चेंजेस हो चुके हैं, अब बताओ आपको अभी भी एप्लीकेंट बने रहना है या वापस पैसे लेने हैं। अगर वो चाहता है कि वो विड्रॉ कर ले, कहता है कि ये चेंजेस होने के बाद अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो आपको उसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। तो मतलब कि कोई भी चेंजेस हुए और आपके पास एडवांस मनी आ गई थी, तो उस एप्लीकेंट को आपको उस चेंजेस के बारे में रूबरू कराओगे, उसको सारी जानकारी दोगे, और उसके बाद उसको ये मौका भी दोगे कि भैया अगर तुम चाहो तो एप्लीकेंट बने रहो, चाहो तो आप अपने पैसे लेके वापस भी जा सकते हो, और अगर वो वापस जाना चाहेगा तो आपको 15 दिनों के अंदर अंदर उसके पैसे उसको लौटाने पड़ेंगे। नाउ जो आपका तीसरा पॉइंट है वो ये सिंपली कहता है कि भैया जो आपका मेमोरेंडम है उसको ऑब्वियसली बात हम क्या मानते हैं, एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है, जो कि काम करता है अलोंग विद शेल प्रोस्पेक्टस। तो दिस इज ऑल अबाउट शेल प्रोस्पेक्टस, जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। इतनी ही बातें आप अपने एग्जाम में कोट करके आ जाओ, आपका आंसर सफिशिएंट है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। अगली बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का बेसिकली मतलब क्या होता है, वो प्रोस्पेक्टस जो कि इंक्लूड नहीं करता कंप्लीट पर्टिकुलर्स। कंप्लीट पर्टिकुलर्स मतलब पूरी जानकारी नहीं देता। किस बारे में जानकारी नहीं देता, क्वांटम और प्राइस के बारे में, कि क्या क्वांटिटी होगी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और क्या प्राइस होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं देता, उसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया जाता है प्रायर टू प्रोस्पेक्टस, और इसको हमें 3 दिन पहले, मतलब हमें ऑफर करना है, शेयर्स ऑफर करने हैं, उससे 3 दिन पहले आपको इसको फाइल करना पड़ेगा। किसको, रजिस्ट्रार को। मतलब इसकी जो फाइलिंग होगी रजिस्ट्रार को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की, वो ऑफर करने से 3 दिन पहले आपकी हो जानी चाहिए। ऑब्लिगेशन सेम्स होते हैं। ऑब्लिगेशन सेम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर वेरिएशन होगा तो उसके अंदर आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन आएंगे वो सेम आएंगे, और जो भी आपके चेंजेस होंगे, जो वेरिएशन होंगे, किसमें, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में और फाइनल प्रोस्पेक्टस के अंदर, उसको आपको अलग से हाईलाइट करना है एज अ वेरिएशन। मतलब क्या हुआ कि नंबर 1 कि आपके ऊपर सेम ऑब्लिगेशन आ रहे हैं, कि अगर कोई भी आप वायलेशन वगैरह करते हो तो जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो भी आपकी लाइबिलिटी थी, जो भी आपके पनिशमेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो सब एज इट इज रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और जो आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस है उसके बीच में अगर कोई भी वेरिएशंस हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको आपको हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा अपने फाइनल प्रोस्पेक्टस के अंदर कि भैया ये वेरिएशन हुए जो कि रेड हेरिंग में नहीं थे और फाइनल में है। रेड हेरिंग बेसिकली वो प्रोस्पेक्टस है जो आपने लुभाने के लिए किया था, फाइनल के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस आए हैं तो उसको आपको अलग से हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा। फिर कहता है कि इसकी फाइलिंग की जाएगी कब, बाद में, मतलब जब आपका एक बार मनी रेज हो गया तो उसके बाद इसकी हम फाइलिंग करेंगे, किसको, रजिस्ट्रार को भी करेंगे और सेबी को भी करेंगे। कब, जब आपका ऑफर क्लोज हो गया, जितने एप्लीकेशन वगैरह आने थे आ गए, तब आप फाइनल डिसाइड करोगे। फाइनल डिसाइड का मतलब क्या होगा कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई थी, अब आप फाइनल डिसाइड आपने प्राइस कर लिया कि क्या प्राइस रखना है, आपने डिसाइड कर लिया कितने शेयर्स इशू करने हैं, उससे कितना पैसा आपके पास आएगा, इसकी सारी एक जानकारी जो होगी वो फाइनली अलग से फाइल करोगे, किसको, रजिस्ट्रार को भी और सेबी को भी एट द एंड ऑफ ऑफर। मतलब ऑफर आपका कंप्लीट होने के बाद रेड हेरिंग का प्रोस्पेक्टस, मतलब पर्पस अचीव होने के बाद एक फाइनल आपकी फाइलिंग और की जाएगी, किसकी, फाइनल प्रोस्पेक्टस की।
नाउ बात आती है एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस मैंने आपको सिंपली बताया कि एक समरी होता है प्रोस्पेक्टस का, जो कि आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इशू करना होता है। 2(1) में इसको डिफाइन किया गया था, जिसको हम कहते हैं कि एक मेमोरेंडम है, बेसिकली एक कच्चा इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन, जो कि कहीं ना कहीं साइलेंट इंफॉर्मेशन, मतलब सारी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें प्रोस्पेक्टस की जो होती हैं वो बता जाता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस। बाकी इसमें लिखा गया है कि एक हमारा एरिया आएगा इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज, मतलब टॉपिक है हमारा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो हम इशू करते हैं, मतलब सेक्शन नंबर 23 की बेसिकली बात कर, सॉरी सेक्शन नंबर 33 की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा है इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटीज के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म इशू की जाती है, तो उसके साथ मैंने बताया था कि सारे एवरेज प्रोस्पेक्टस उसके साथ होना अनिवार्य होता है, तो उसके अंदर भी इसकी जिक्र होती है, तो उसकी बात यहाँ पे और की गई है। मोटा मोटा वैसे यही है कि समरी होती है और आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको लॉन्ग में देना होता है, विच इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। चलिए जी, तो ये बात थी आपकी तीनों टाइप की प्रोस्पेक्टस की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, तो बेसिक्स आपने जान लिया कि एवरेज प्रोस्पेक्टस बेसिकली है क्या। ये एक समरी है आपके प्रोस्पेक्टस का, जिसके अंदर मोटे मोटे तौर पे जो काम की बातें हैं वो यहाँ पे बता दी जाती हैं कि हाँ भैया ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन जो आप कन्वे करना चाहते हो, उसका एक ब्रीफ समरी मोटे तौर पे जो देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा एवरेज प्रोस्पेक्टस। इतनी बात आपने समझ ली। नाउ इसमें जिक्र हुआ है आपका सेक्शन नंबर 33 का, तो उसको और हम इनकॉर्पोरेट यहाँ पे करके चलेंगे कि सेक्शन नंबर 33 जो है वो आपको क्या बात बताता है। तो सेक्शन नंबर 33 जो है वो आपको यहाँ पे कुछ सबसेक्शंस दे रहा है, जिसके अंदर कुछ कुछ बातें लिखी हैं जो कि मोटे तौर पे एवरेज प्रोस्पेक्टस की जरूरत को बताएगा, और उसको अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उसके इसमें क्या पेनल प्रोविजंस है उसकी बात आपको सेक्शन नंबर 33 बता के चलता है। ठीक है, उससे पहले ऑल्दो हम जान चुके हैं बट फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एवरेज प्रोस्पेक्टस की हमारी ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली ये एक समराइज्ड फॉर्म है और इससे आपके क्या बचते हैं, इसके आपके पैसे बचते हैं, मतलब कि ये मोटे तौर पे आपके क्या बचाता है, पैसे बचाता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 33 जो है ना, उसका सबसेक्शन 1 जो है वो क्या कह के चलता है कि भाई साहब जितने भी आप एप्लीकेशन इशू करोगे ना, हर एक एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा किसको, प्रोस्पेक्टस को। हर एक के साथ आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस को अटैच करना है। अब अगर आप डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस को अटैच करने जाओगे तो नो डाउट आपके बहुत पैसे खर्च होंगे, तो इसलिए उसका शॉर्टकट निकाला किया क्या, ऐसा करो हर एक एप्लीकेशन के साथ जो अटैच करोगे ना वो एवरेज प्रोस्पेक्टस अटैच कर देना। ठीक है, ताकि मोटे तौर पे उसको समरी मिल जाए इंसान को, और अगर कोई बंदा आगे से आके चीख चीख के आपको बोलेगा कि नहीं जी हमें तो समरी नहीं, हमें डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस चाहिए, तो उसको आप डिटेल प्रोस्पेक्टस इशू कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सभी को डिटेल देने की आपकी आवश्यकता ना पड़े, उस चीज़ को यहाँ पे आपका सेक्शन 33 देखता है और उसको यहाँ पे एड्रेस करके चलता है। ठीक है जी, तो मोटे तौर पे आपको पैसे बचाने का एक टूल है जो कि सेक्शन नंबर 33 आपको यहाँ पे दे रहा है। सब सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस कंपनी द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि 33(1) प्रोवाइड्स दैट एवरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सच शेयर्स और डिबेंचर्स हैज टू बी अकम्पेन्ड विद द एवरेज प्रोस्पेक्टस, मतलब कि जितने भी आपके एप्लीकेशंस होंगे, चाहे वो आपके शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, उसके साथ आपका एवरेज प्रोस्पेक्टस होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ एक केसेस में इसने कहा कि भाई इन केसेस में आप नहीं भी लगाओगे ना तो चल जाएगा। किस केस में? सब जिस केस में आप बहुत नियर क्लोज लोगों के साथ डील कर रहे हो। नियर क्लोज लोगों का मतलब क्या हुआ कि जहां पे आपका एप्लीकेशन जो है ना वो पब्लिकली सर्कुलेट नहीं हो रहा है। अगर पब्लिकली सर्कुलेट होगा तो उस केस में आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस तो लगाना ही लगाना है, बट इसका प्रोवाइजो क्या कहता है कि भैया ये कुछ सिचुएशन जहां पे ये पब्लिकली सर्कुलेट नहीं हो रहा है वहां पे आप एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा। कौन सी सिचुएशन है? तो व्हेन application form is issued in connection with a bona fide invitation to a person to enter into underwriting agreement, मतलब कि आप एप्लीकेशन किसी एक ऐसे पर्सन को इशू कर रहे हो जिसको आप चाहते हो कि ये बंदा जो है वो आपका अंडरराइटर बने। अंडरराइटिंग कमीशन आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, बेसिकली आपके बिहाफ पे वो शेयर्स आपसे ले लेगा और आपको कस्मे वादे दे देगा और मार्केट में जाके उसको बेचेगा। नहीं बिका तो वो कल को वो उसके लिए जिम्मेवार होगा, बट आपके पूरे के पूरे शेयर जो है वहां पे सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम पर्टिकुलरली हमारा एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक से डील करने नहीं जा रहा, हम सिर्फ इस पर्सन से डील करने जा रहे हैं जो कि हमारा अंडरराइटर होगा। तो इस केस में आप के ऊपर जो 33(1) है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होता है, मतलब आप जो एवरेज प्रोस्पेक्टस है वो नहीं भी अकम्पेन करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो चल जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे आपके शेयर्स और डिवेंचर जो हैं वो पब्लिक में ऑफर नहीं किए जा रहे हैं, तो ये तो सिंपल सी बात होगी, पब्लिक में ऑफर नहीं करोगे तो आपको 33(1) की कंप्लायंस करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी सिचुएशन जहां पे जो ऑफर है वो आप किसको देने जा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हो ऑफर, तो उस केस में भी आपको इसकी कंप्लायंस की जरूरत
नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन शॉर्ट अगर आप इसका कंक्लूजन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन सभी सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ेगी जहां पे हम पब्लिक के पास जाएंगे, तो मोटे तौर पे हमें जानकारी देनी पड़ेगी। पर क्या अगर कोई डिटेल में मांगेगा तो हम उसको नहीं देंगे, तो उसको भी देना पड़ेगा। वो सब सेक्शन नंबर 2 आपको यहां पे बता के चल रहा है कि अगर कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है कि भैया मुझे पूरा प्रोस्पेक्टस चाहिए, कब रिक्वेस्ट करेगा? ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन लिस्ट के क्लोज होने से पहले या आपके ऑफर के क्लोज होने से पहले। अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब मेरे को ये एवरेज से काम नहीं चलेगा, मेरे को डिटेल प्रोस्पेक्टस, पूरा प्रोस्पेक्टस दो, तो आपको उसको वो डिटेल प्रोस्पेक्टस अवेलेबल कराना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सबसेक्शन 2 बता के चलता है। और सबसेक्शन नंबर 3 जो है वो कहता है कि भाई साहब अगर बात नहीं मानी तो क्या होगा? तो पेनल्टी लगेगी हर एक डिफॉल्ट के ऊपर। कितने की? 50,000 रुपए की, 50,000 रुपीज़ की आपको यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाएगी हर एक डिफॉल्ट पे। मतलब कि जहाँ जहाँ आपने 33(1) या 33(2) का कंप्लायंस नहीं किया, तो 33(3) के अंदर आपको वहाँ पे पेनल प्रोविजन से गुजरना पड़ेगा। तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 33।